हेलो गाइस, दिस इज सीताराम एंड यू वाचिंग राम स्टडी मटेरियल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल जो है, विद्युत सेल जो है, वो हमारा आज के ज़माने में बेसिक जो विद्युत धारा का संचय करने के लिए एक प्रकार से बेसिक बन चुका है। जब विद्युत धारा की निश्चित तौर पर जरूरत पड़ती है संचित करने की, जैसे हम समय समय पर विद्युत का लगातार प्रवाह ना होने के कारण हम उसको जरूरत पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यदि किसी गांव में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जल गया, तो हमें विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए, चूंकि हमारी जरूरत बन चुकी है कि हम रात के अंधेरे में नहीं रह सकते, हमें बिजली का के माध्यम से बल्ब जलाने के लिए हम रात को अंधेरे में नहीं रह सकते, हमें बिजली की बल्ब की जरूरत पड़ती है, बल्ब जलाने की जरूरत पड़ती है। तो उसको हम यूज करने के लिए एक इन्वर्टर का उपयोग करते हैं, जो कि इन्वर्टर विद्युत सेलों से मिलकर बना हुआ होता है। सभी जो इन्वर्टर होते हैं वो विद्युत सेलों से बने होते हैं। दो प्रकार से बने होते हैं, एक में समानांतर क्रम में लगे होते हैं, समानांतर क्रम में सेल लगे हुए होते हैं, और दूसरा होता है श्रेणी क्रम में सेल लगे हुए होते हैं। तो ये हो गया समानांतर क्रम, हो गया श्रेणी क्रम। तो विद्युत सेल है वो हमारा बेसिक आज के समय में बेसिक जरूरत बन चुका है। तो दोस्तों, हम आज के टॉपिक में विद्युत सेल के बारे में ही पढ़ेंगे, विद्युत सेल की संरचना के बारे में, कि आखिर विद्युत सेल होता क्या है और एक काम कैसे करता है। तो दोस्तों देखते हैं, विद्युत सेल जो हम सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा विद्युत सेल होता है जिसके माध्यम से हम एक बार रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, और उनको हम एक बार से उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। वहीं दूसरी ओर एक सेल और होता है, जो दूसरा सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके दोबारा उसे चार्ज कर सकते हैं और दोबारा बार बार उसको यूज में ला सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विद्युत सेल जो है दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी विद्युत सेल, प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल। दोस्तों, प्राइमरी सेल वह सेल है जिनके माध्यम से हम एक किसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, और एक बार ही ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उसके बाद सेल खराब हो जाता है, उसको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, इसलिए इनको प्राइमरी सेल के अंतर्गत रखा गया है। और द्वितीयक सेल वो होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। एक बार उनका इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत ऊर्जा है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो समाप्त होने के बावजूद भी हम उसको बार बार चार्ज करके, बिजली आने पर चार्ज करके, इलेक्ट्रिक उपलब्ध होने पर चार्ज करके दोबारा उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल के नाम से उनको जानते हैं। तो ये चार्जेबल नहीं होते हैं। इनचार्जेबल खड़े होते हैं चार्जेबल। ठीक है। तो दोस्तों, आज के अंतर्गत हम विद्युत देखिए, किसी भी चाहे वो प्राइमरी सेल हो या सेकेंडरी सेल हो, इनमें मुख्यतः निम्नलिखित घटक होते हैं। एक तो होता है कौन, जिसमें जार, बर्तन या बीकर, जिसमें हम विद्युत अपघट्य को रखते हैं। जार या होल। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोड्स, दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। और तीसरा हमारा होता है विद्युत ध्रुव, विद्युत ध्रुव। इनको ध्रुव भी कहते हैं या इनको इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। तो विद्युत सेल में निम्नलिखित घटक होते हैं। एक होता है हमारे पास जार, जैसे हमारे वोल्टीय सेल की बात संरचना देखें तो वोल्टीय सेल में एक जार हो गया, जार के अंदर विद्युत अपघट्य डाल दिया। विद्युत अपघट्य जो जार है वो मुख्यतः जिंक,
गिलास अथवा प्लास्टिक का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। वहीं दूसरी ओर विद्युत अपघट्य जो है वो कॉपर, कार्बन और जिंक का हो सकते हैं। लेकिन जो विद्युत अपघट्य जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी क्या है, विद्युत अपघट्य हैं। वहीं विद्युत द्रव जो है, विद्युत द्रव मुख्यतः रॉड से होती हैं, जो धातु की बनी हुई होती हैं, जो जिनमें मुख्यतः कॉपर, कार्बन या कॉपर या कार्बन की जो होती है, और दूसरी होती है जिंक की। ठीक है, तो ये विद्युत द्रव दो रॉडों से बने हुए होते हैं। जब हम किसी जार में विद्युत अपघट्य लेते हैं, विद्युत अपघट्य जैसे हमने ले लिया, तो एक वोल्टेज सेल का उदाहरण बता रहे हैं हम। तो ये विद्युत अपघट्य ले लिया हमने H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसके अंदर हमने 2 रॉड डाल दी, एक हमारी कॉपर, इसको कॉपर की हम कार्बन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही विद्युत अपघट्य के साथ क्रिया करके धनावेशित हो जाती है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स का दान करती है। ठीक है, और ये होती है जिंक की, क्योंकि जिंक एक ऋणात्मक संयोजक बनाता है, जिसके माध्यम से इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो ये हो गया ऋणात्मक और ये हो गया धनात्मक। लेकिन जो धनात्मक आवेश है उसको हम, धनात्मक आवेशित जो रॉड है, ध्रुव है, उसको हम बोलते हैं एनोड। ऋणात्मक आवेश युक्त होता है उसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड जब इन दोनों को परिपथ पूर्ण किया जाता है, क्योंकि H2SO4 जो कि विद्युत अपघट्य में जब हम 2 इलेक्ट्रोड्स को डालते हैं, जिनका प्रकृति एक धनात्मक एक ऋणात्मक होती है, उनके माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। लेकिन ये जो क्रिया होती है वो एक सर्किट के माध्यम से होती है। सर्किट जो होता है परिपथ होता है, लेकिन परिपथ में जब तक परिपथ पूर्ण नहीं होगा तब तक वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो परिपथ पूर्ण करने के लिए हम यहाँ एक बल्ब का यूज करते हैं। बल्ब में हम किसी प्रकार का फिलामेंट यूज करते हैं, जैसे टंगस्टन हो गया, टंगस्टन का ही ज्यादातर यूज करते हैं। तो टंगस्टन का हमने फिलामेंट यूज कर लिया तो बल्ब यहाँ जल गया, अर्थात यहाँ सर्किट पूरा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से जाते हैं और यहाँ ऋणात्मक रूप से आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, सर्किट पूरा हो गया। क्योंकि टंगस्टन एक प्रकार से प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण से वह जल उठता है और प्रकाश उत्पन्न कर देता है, जिससे उसका उपयोग हम विद्युत बल्बों में करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो बात आई है किसकी, प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस जो है वो, रेजिस्टेंस इसके अंदर भी होता है। विद्युत रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के अर्थात विद्युत अपघट्य के अंदर भी होता है, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जो कि आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध। और इसे इस्तेमाल R से प्रदर्शित करते हैं। जो किसी धातु का जो प्रतिरोध होता है उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, धातु का प्रतिरोध R से, धातु का प्रतिरोध कैपिटल R से। और जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, विद्युत अपघट्य का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो होता है स्मॉल r से। क्योंकि विद्युत अपघट्य जो है एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को ऋणावेशित क्षण से धनावेशित क्षण तक आने से रोकता है। अर्थात जो क्षण दान करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स दान करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक आने तक, अर्थात आंतरिक जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वहां तक आने से रोकता है, उसके पीछे काम करता है। तो वहां आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सेल है वो काम कैसे करते हैं। तो देखिए, प्रत्येक जो H2SO4 है, जो हमारा विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य एक आंतरिक विभव का कार्य करता है।
जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज एक निश्चित वोल्टेज उत्पन्न करता है। उस वोल्टेज के कारण एक प्रभाव उत्पन्न होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को जो दान करता है एनोड वाली रॉड के इलेक्ट्रॉन्स को ढकेलता है, पीछे पुश करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के कारण वो, यदि सर्किट पूरा है तो सर्किट पूरा होने के कारण वो जिंक कैथोड पर आते हैं और कैथोड के माध्यम से वो पुनः सर्किट संचालित बना रहता है। क्योंकि यदि सर्किट पूरा नहीं है तो ये जो विद्युत है वो किसी प्रकार का कार्य नहीं करेगी और किसी प्रकार का कोई भी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करेगी। तो इसलिए इसका सर्किट पूरा होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हो गया हमारा आंतरिक प्रतिरोध। समझ लिया कि किसी सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्ट उत्पन्न होता है, विद्युत अपघट्ट होता है, उस विद्युत अपघट्ट के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको हम, किसी विद्युत अपघट्ट का जो प्रतिरोध होता है उसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसको इस्तेमाल आपसे प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हर सेल का एक देखो सेल काम करता है विद्युत विभव के कारण, वोल्टेज के कारण। तो हम देखते हैं जो वोल्टीय सेल है, ये हमने वोल्टीय सेल का उदाहरण लिया। वोल्टीय सेल का जो विद्युत विभव है वो होता है 1.8, अर्थात 1.8 का वोल्टेज उत्पन्न करता है, जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है और हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो हम देखेंगे और अन्य प्रकार के सेल देखेंगे। जैसे हो गया ये हमारा वोल्टी सेल हो गया, लैग्रांज सेल देखेंगे, लैग्रांज सेल, शुष्क सेल, रेनियल सेल और बैटरीज देखेंगे। ठीक है, ये सभी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।